हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी रसायन विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कक्षा 10 की किताब से रसायन विज्ञान के अम्ल एवं क्षार पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वह कौन सा सूचक है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है? तो हम लोग बात करते हैं पहले सूचक क्या होते हैं। सूचक एक प्रकार के रंजक होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदलते रहते हैं। उनमें अगर हम लोग अम्ल डाल देंगे तो किसी दूसरे रंग के हो जाएंगे, क्षार डालेंगे तो किसी और रंग के हो जाएंगे। जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर को जानते होगी, ये भी एक सूचक का काम करता है, रंग सूचक का काम करता है। ये इसको अगर हम लोग इसमें अम्ल डालेंगे तो ये नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षार डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो ये सूचक होते हैं। जैसे इसमें दिया है मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में तो लाल रंग का हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम लोग रंग डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो ये लाल कलर का हो जाता है, और अगर क्षार डाल देंगे तो पीले रंग का हो जाता है। तो ये भी एक क्षारीय माध्यम, मतलब ये भी एक सूचक है। अगला देख लेते हैं लिटमस। तो लिटमस पेपर बताया, लिटमस पेपर में अगर हम लोग अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस होगा तो लाल कलर का हो जाएगा, और अगर हम लोग इसके ऊपर क्षार डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर होगा तो नीले रंग का हो जाता है। अगला देख रहे हो फिनाल्फिलीन। ये जो फिनाल्फिलीन है ये अम्ल डालने पर रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग ही नहीं आएगा, एकदम रंगहीन हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम लोग क्षार डाल देंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो आपसे हमारे क्वेश्चन दे रखा कौन सा सूचक है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है? तो ये कौन सा है? ये है फिनाल्फिलीन। अगर हम लोग बात करें हल्दी की, वैसे तो हल्दी हमेशा पीले रंग की होती है, तो ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक रंजक है जो प्रकृति में पाया जाता है। अगर इसके ऊपर हम लोग कोई क्षार डाल देंगे तो ये लाल रंग की हो जाएगी। तो इस तरह से ये सब सूचक होते हैं। चलिए हम लोग कुछ सूचकों को और भी देख लेते हैं। देखिए जैसे हम बात करें अगर अम्ल और क्षार होते क्या हैं, तो इनका स्वाद की अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कसैले होते हैं। इसी प्रकार संक्षारक गुण में ये जल में विलेय तथा संक्षारक गुणों से युक्त होते हैं। संक्षारक का मतलब होता है इनको जिस बर्तन में भरेंगे तो उस बर्तन को ही ये खत्म कर देंगे, नीचे से उस बर्तन में जंग टाइप में लगना शुरू हो जाएगा, इसी को संक्षारण कहते हैं। तो वो बर्तन खराब हो जाएगा नीचे से। क्षारों को देखो त्वचा पर जलन पैदा करते हैं, समानता जल में घुलनशील होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग सूचक की बात करें, जैसे ये जो लिटमस प्रभाव, यानी लिटमस अगर नीला लिटमस होगा उसके ऊपर हम लोग अगर अम्ल डाल देंगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस पेपर है तो उसके ऊपर क्षार डालने से वो नीला हो जाता है। इसी प्रकार से अभी बताया था मेथिल ऑरेंज, तो अम्लीय माध्यम ये लाल रंग का हो जाता है, यानी अम्ल डालेंगे तो इसके ऊपर अगर मिथिल ऑरेंज के ऊपर अम्ल डाल दिए तो ये लाल कलर का हो जाएगा, क्षार डालने पर ये पीले रंग का हो जाता है। तो इसी तरह से अगला है फिनाल्फिलीन प्रभाव। तो इसके ऊपर अगर अम्ल डालोगे तो ये रंगहीन रहेगा, और क्षार डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फिनाल्फिलीन वाला। तो इस तरह से इनको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन में फिनाल्फिलीन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में कौन सा रसायन पाया जाता है? वैसे मधुमक्खी के डंक में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, HCOOH इसका फार्मूला है। फार्मिक अम्ल या इसी को हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह का पहला कंपाउंड होता है। तो इसमें मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें दे रखा है कौन सा रसायन पाया जाता है, तो यहाँ पे अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है इसकी बात नहीं की, अम्ल पाया जाता है, क्षार नहीं पाया जाता। लवण क्या होते हैं हम लोग अभी बताया था। क्षार क्या होते हैं? क्षार तो वे होते हैं जो लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर दे, वे क्षार होते हैं, कसैले स्वाद के होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें लवण की, तो लवण बनते हैं अम्ल और क्षार को मिलाने से। किसी अम्ल और किसी क्षार को मिला देंगे तो लवणों का निर्माण होता है। एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल एक लिक्विड होता है, द्रव फॉर्म में होते हैं। जैसे इनका फार्मूला होता है ROH। R मीन्स एल्किल समूह, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का मतलब CH3OH, एथिल एल्कोहल का मतलब C2H5OH। इस तरह से ये होते हैं एल्कोहल, तो ये लिक्विड होते हैं। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल, यानी अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ अम्ल हैं जो स्रोत और उनमें वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है, इसको थोड़ा सा याद भी रखें आप लोग। जैसे पहला है टमाटर में, तो टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? आक्जेलिक अम्ल मिलता है। सिरके में कौन सा? सिरका सब लोग जानते हो, CH3COOH सूत्र होता है इसका, तो इसमें एसिटिक अम्ल मिलता है, इसीलिए इसको ये एसिटिक अम्ल मिलता है। इसी तरह इमली देखो, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में खट्टी, टी से टार्टरिक, इमली खट्टी होती है तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। संतरा व नींबू रस
नींबू का रस, तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही दोनों में ही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल यानी इसी कहते हैं फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से इनको याद रखना है। जैसे लैक्टिक अम्ल याद रख सकते हो कि दूध, अक्सर लोग कहते हैं कि दूध दही लकी होते हैं जिनको दूध दही मिलता है, तो इसमें लकी फॉर लैक्टिक, दही फॉर लकी, लकी फॉर लैक्टिक अम्ल। तो इस तरह से इनको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पीएच मान की अगर हम लोग बात करें तो पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये भी एक प्रकार से अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए एक निकाला जाता है। पीएच बराबर होता है, फार्मूला अगर किसी को याद हो, -log ऑफ H की सांता, ये होता है पीएच बराबर -log ऑफ, यानी हाइड्रोजन आयन के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा दी जाती है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि पीएच मान 6 है तो दही बनने पर पीएच मान क्या हो जाएगा। तो पीएच की मान की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी का 7 है पीएच मान, तो इसका मतलब है वो उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता ना तो क्षारीय। 7 से अगर हम लोग कम की ओर बढ़ेंगे तो वो जितना कम की ओर आओगे वो अम्लीय होता जाता है। इसी तरह 0 है किसी का पीएच मान, तो इसका मतलब वो अत्यधिक अम्लीय पदार्थ है। इसी तरह 7 से अधिक होते होते 14 तक जाता है, तो 14 तक अगर किसी का मान 7 से ऊपर है तो वो कहलाता है क्षारीय पदार्थ। पीएच मान अगर 7 से ऊपर है, देख लेते हैं इसमें दही बनने पर पीएच मान क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दही बनने पर वो दूध भी होता है, दूध से दही बनने पर उसमें खट्टापन आ जाता है, यानी उसकी अम्लता बढ़ जाती है। तो अम्लता बढ़ गई मतलब वो 6 से, दूध तो 6 था पीएच मान, अब 6 से कम ही होगा क्योंकि अम्लता बढ़ी है, यानी उसमें एसिटिक मात्रा बढ़ी है। जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही दे रखा है। देखिए जैसे हम लोग देख लेते हैं कि जो किसी पदार्थों में जो पीएच मान होता है, अगर कोई पदार्थ उदासीन है इसका मतलब उसका पीएच मान 7 है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय। 7 से कम, अगर हम लोग 7 से कम की बात करें 4 नंबर तक, यानी 7 से 4 तक, 7 से कम 4 तक, 3.5 से 6.99 तक, तो ये दुर्बल अम्ल होते हैं। और भी 3.5 से भी अगर कम हो जाए तो प्रबल अम्ल होते हैं। इसी तरह पीएच मान 7 से अगर 10 के रेंज में है तो इसको कहोगे दुर्बल क्षार, और 10 से भी अगर ऊपर है तो इसको कहोगे प्रबल क्षार। तो इस तरह से ये अम्लों का पीएच मान के हिसाब से अम्लों के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पेट में पाचन क्रिया में निम्न में से किस अम्ल का स्राव होता है। तो ये बात याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैक्ट वाला क्वेश्चन भी है। तो इसको याद रखोगे, हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल जानते हो सिरका को कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बताया पाचक रस होता है, पाचक रस की तरह शरीर में काम करता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है ये बताया है नींबू और खट्टे संतरों में, नींबू संतरों आदि में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है जो कि H2SO4 कहलाता है, जो कि बैटरियों में यूज किया जाता है तेजाब के रूप में। तो इस तरह से इनको सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 1 विलियन में फिनाल्फिलीन सूचक के साथ गुलाबी रंग देता है, विलियन के पीएच का संभावित मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग बात करें, अभी बताया था फिनाल्फिलीन अम्लीय माध्यम में अगर इसके ऊपर अम्ल डालते हो तो ये कोई रंग नहीं देता, रंगहीन होता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग क्षार डालेंगे तो इसका गुलाबी रंग आ जाता है। तो यही हमसे पूछा कि पीएच मान संभावित क्या हो सकता है। और अभी हमने बताया कि जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसने गुलाबी रंग दिया, इसका मतलब इसके ऊपर क्षार पड़ा है, तो क्षारों का पीएच मान 7 से ऊपर होना चाहिए। तो 7 से ऊपर देखते इसमें कौन सा है, तो 7 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन दे रखा नंबर सी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्लोर क्षार अभिक्रिया में या क्लोर क्षार प्रक्रिया में पाए जाने वाले उत्पादों का सही समूह कौन सा है। ये क्लोर क्षार एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम है। क्लोर क्षार एक अभिक्रिया होती है, और किस चीज़ की अभिक्रिया है इसको हम लोग समझते हैं। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विद्युत अपघटन वाली अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। जैसे अगर हम लोग बात करें इसके रिएक्शन को, तो सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड यानी नमक में जल मिलाकर, सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग जल मिलाकर
इसका विद्युत अपघटन कराएं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो इसमें से निकलती हैं H2 गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी और NaOH बन जाता। तो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो इसको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा और जान लो, इसमें जो नमक होता है, नमक NaCl, इसके जलीय विलयन को अगर इसको हम जल में घोल देते हैं तो ये जलीय विलयन बन जाता है, फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन कहलाता है। तो नमक का या सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ही निकला? ऑप्शन नंबर बी, कि जैसे ही हम लोग अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो H2 गैस, Cl2 गैस और NaOH प्राप्त होता है। तो ये रही क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको ध्यान में रखना है सबको। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक होता है जिप्सम। दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। अब 2H2O से याद रखोगे, जैसे 2 जिप्सम, सम मीन्स सम संख्या, CaSO4.2H2O, तो जिप्सम जो होता है 2 लगा होता है, तो इसको कहीं ना कहीं सम से याद रख सकते हो, जिप्सम ये होता है CaSO4.2H2O। अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखने के लिए प्लास्टर आपको बोल दो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हाफ मीन्स हाफ H2O। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, CaSO4.2H2O। और जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। सम माने 2 आता है, ऊपर 2 गुणे में लगा होगा, हाफ मीन्स हाफ, ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, धोने वाले सोडे के अणु में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? धोने वाला सोडा, देखिए हम लोग कई प्रकार के सोडे होते हैं, जैसे हम लोग बात करें कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हो कास्टिक सोडा। इसी प्रकार से होता है कास्टिक पोटास, तो पोटास मीन्स पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये होता है कास्टिक पोटास। अगर हम लोग बात करें, कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटास हो गया, एक होता है खाने वाला सोडा, तो खाने वाले सोडे का क्या सूत्र होता है समझ लेते हैं। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी की वजह से जो पूड़ियाँ वगैरह होती है, रसगुल्ले वगैरह होते हैं, फूल आते हैं, ये डबल रोटी में जो छिद्र होते हैं इसी की वजह से होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से, क्योंकि इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है जैसे धामन सोडा की अगर हम लोग बात करें, तो धामन सोडा मीन्स Na2CO3.10H2O, 10 अणु, डेकाहाइड्रेट, इसको बोलेंगे धामन सोडा। इसको याद कैसे रखना, जैसे धामन मीन्स धोने वाला सोडा, धोने के लिए कम से कम 10 बाल्टी जल चाहिए, तो इसी तरह से याद रखोगे कि इसमें 10 लगा होता है, Na2CO3.10H2O। तो यही हमसे पूछा है कि धोने वाले सोडे के अणु में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि 10 बाल्टी लगता है धोने वाले कपड़ा धोने के लिए धामन सोडा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो, एक प्रकार से ट्रिक बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसको याद रखना है थोड़ा से। जो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हो बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, यह बुझा हुआ चूना। अब इसकी क्रिया अगर हम लोग क्लोरीन से कराते हैं, Cl2 से कराते हो, तो Cl2 से कराने पर ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ से H देख लेते हैं, यहाँ से निकलेगा H2O, CaOCl2, और यहाँ पे देखो होल ट्वाइस लगा है, तो होल ट्वाइस वजह से 2 H हो गए, 1 O हो गया, तो यहाँ से निकल जाता है H2O निकल जाता है। तो इस तरह से ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ, कौन सा यौगिक है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो विरंजक चूर्ण को हम लोग CaOCl2 कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, धामन सोडा,
ये चूने का पानी में अगर हम लोग क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से किस लवण का विलयन क्षारीय होगा? तो विलयन क्षारीय होगा। कुछ लवण होते हैं जिनको याद रखोगे कि ये क्षारीय, इनसे क्षारीय बनता है, इनका विलयन अम्लीय बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो सोडियम कार्बोनेट, इसका विलयन क्षारीय होता है, इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। लिखा है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन के पीएच का क्या मान हो सकता है? तो अभी बताया गया था कि अम्ल जो होते हैं अगर उनको किसी नीले लिटमस पेपर पर डालोगे तो लाल कर देता है उसका रंग। तो इस तरह से, तो यानी इसका पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो भी 7 से कम वाला होगा वही सही होना चाहिए। तो देख रहे हो 7 से कम सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है, 5। तो इस तरह से बताना होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल तथा स्रोत का कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, तो हम लोग समझते हैं। देखो, एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता बहुत, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए सबको। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, जिसको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। लैक्टिक अम्ल अभी हमने बताया था कि दूध और दही किसी लकी को मिलते हैं, लक से मिलते हैं, तो लक्वी फॉर लैक्टिक अम्ल, दूध और दही हो गया। टार्ट्रिक अम्ल खट्टी, इमली खट्टी, तो टा से टार्ट्रिक अम्ल भी ऑप्शन सही है, इसका भी सही है। सिट्रिक अम्ल अभी बताया था, सिट्रिक अम्ल जो होते हैं नींबू और संतरों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे केला में नहीं पाया जाता। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये तो रिएक्शन है, सिंपल सी भी याद होना चाहिए। जिंक धातु Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसमें से हाइड्रोजन से ऊपर होती है, तो इसलिए जिंक का सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है, Zn2+ होता है, सल्फेट भी -2 होता है, एक दूसरे काट देते हैं और हमको साथ में H2 गैस प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, इसको ऐसे करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 13वें का डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अम्ल मीन्स ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो या कार्बनिक होते हैं जो। तो अगर हम लोग बात करें जैसे फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। इसी तरीके सेकेंड है जैसे एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल का ही ग्रुप का होता है, CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। और जो फार्मिक अम्ल चींटियों, मक्खियों के डंकों में पाई जाती है, मधुमक्खियों के डंकों में। टार्टिक अम्ल अभी बताया है, टार्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, खट्टी पदार्थों में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये कार्बोनिक अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है। कौन सा अम्ल नहीं है? ऑर्गेनिक अम्ल। अगर हम लोग कार्बोनिक अम्ल के सूत्र की बात करें तो ये होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3। तो ये कार्बोनिक अम्ल नहीं है। यानी अगर हम लोग H2CO3 की बात करें अगर, तो H2CO3 में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें कार्बन तो होता है, लेकिन वो सभी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गुण नहीं दिखाते, तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग किस यौगिक के बनने के कारण दुधिया हो जाता है? देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। चूने के जल में, चूने का जल मीन्स चूने का पानी, तो चूने का पानी का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज होता है चूने का पानी। सूखे चूने की बात करें या बुझा हुआ चूना, हम अगर बात करें बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना भी यही होता है, बुझा दिया जाता है पानी डालकर, मीन्स CaOH का होल ट्वाइज। अगर हम लोग बिना बुझे चूने की बात करें तो ये होता है CaO। और अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3 की अगर बात करें तो ये होता है चाक खड़िया या संगमरमर का भी सूत्र यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब चूने के अपर रूप होते हैं। हम लोग देखते हैं अगला इस क्वेश्चन में क्या है। चूने के जल में, तो चूने का जल मीन्स CaOH का होल ट्वाइज।
चूने के जल में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो विलयन का रंग किस यौगिक के कारण दुधिया हो जाता है? तो अगर हम बात करें विलयन का रंग दुधिया हो जाने से बनेगा क्या, देखते हैं पहले एक CaOH का होल ट्वाइस और इसमें हो जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने की वजह से देखिए इसमें CO2 यहाँ का एक O निकलेगा तो CaCO3, अब यहाँ का 2 H2 बचे, एक O बचा अंदर से तो बचा CH2O। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, या चाक या खड़िया कहते हैं इसी को, या फिर इसी को हम लोग संगमरमर भी इसी को कहा जाता है। तो ये बनता है, तो इसकी वजह से दुधिया रंग हो जाता है चूने के पानी में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C सही है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को समझा है। अगर कोई सजेशंस हो, कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स है आपके लिए। और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो बताइए, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।